आवाज देखो एक बार। हाँ, ऑन है माइक। लाइव है क्लास। ठीक है। हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके? जल्दी बताओ एक बार बेटा। क्लास को शुरू करते हैं फिर अपने, है ना। और लास्ट में हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, है ना। और इसकी जानकारी, है ना, सोर्स ऑफ जो है, इसकी जो नॉलेज होगी वो किस तरीके से हमें होगी, कैसे हमें पता चलेगा, है ना। तो सोर्सेज प्रोवाइड अस इंटरनल स्ट्रक्चर प्रूव्स, है ना। तो आप लिख दोगे इसमें सोर्स विच प्रोवाइड विच प्रोवाइड द विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। आईएस का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना की, आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान, संरचना की जानकारी देने वाले स्रोत, देने वाले स्रोत। ठीक है। आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोत। वे स्रोत हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन स्रोतों को। एक प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, डायरेक्ट सोर्स। है ना। एक प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, एक अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। एक होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत, एक होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, एक होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट स्रोत, है ना। अप्रत्यक्ष स्रोत दो प्रकार के होंगे। एक प्रत्यक्ष स्रोत आएंगे, एक कौन से आएंगे? अप्रत्यक्ष। बेटा तुम लोग ना इसको नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। ये लिखना आपको ऐसे है ना, प्रॉपर वे में। मैंने आपको कल भी कहा था कि आज नहीं लिखेंगे। कल हमने सिर्फ चीज़ों को जानने की कोशिश की। और आज जो है ना, आज नोट डाउन करना है, अभी इसको नोट डाउन करना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अप्रत्यक्ष स्रोतों को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक, नेचुरल एंड नॉन नेचुरल, है ना। तो आप इनको दो तरीके से फिर से बांट दोगे।
और दो तरीके से आप इसको कैसे बांटोगे बेटा, तो इसको आप एक कहोगे, एक प्राकृतिक होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, और एक होते हैं, मतलब जिसको कहोगे नेचुरल, नेचुरल इनडायरेक्ट सोर्स। एक तो ये होते हैं, और एक होते हैं कौन से, एक होते हैं अप्राकृतिक अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्राकृतिक अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्राकृतिक अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, नॉन नेचुरल, नॉन नेचुरल इनडायरेक्ट सोर्स, है ना। अप्राकृतिक नेचुरल स्रोत होंगे, ठीक है, अप्राकृतिक इनडायरेक्ट सोर्सेज होंगे, ठीक है। अब इसको आप एक बार ऐसे लिखो। अब प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या आते हैं, जैसे हम ड्रिलिंग करते हैं जमीन के अंदर, और ड्रिलिंग करते हैं तो आवाज़ सही तो आ रही है। देखो, जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करेंगे तो आप नीचे जाएंगे, और जब ड्रिलिंग करके नीचे जाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि नीचे टेम्परेचर वगैरह कितना है। तो जानकारी कहीं ना कहीं अपने को सीधे सीधे तौर पर मिली, है ना। अरे यार तुम दिमाग बिल्कुल यार तुम्हारा खराब है, इसको लिखो ना चुपचाप इसको, ठीक है। प्रत्यक्ष के अंदर आप कहोगे एक तो खनन, है ना, माइनिंग जिसको बोलते हैं, और एक प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या मिलता है, लावा मिलता है, ज्वालामुखी जब वोल्केनो विस्फोट होता है तो ब्लास्ट होता है तो एक तो हो गया खनन, माइनिंग। तो खनन ड्रिलिंग जब अपने करेंगे तो खनन करेंगे तो पता चलेगा, एक ज्वालामुखी विस्फोट, लावा आएगा सीधे तौर पर, डायरेक्ट लावा आएगा, ज्वालामुखी लावा, ज्वालामुखी लावा। तो आप कहेंगे माइनिंग एंड वोल्केनिक लावा, वोल्केनिक लावा, ठीक है। तो ये लो जी, ये तो आपके डायरेक्ट हो गए। प्राकृतिक और अप्राकृतिक, अब इन दो पर आते हैं। अगर हम प्राकृतिक पर आए, सही तो आवाज, प्राकृतिक में आप आएंगे तो ज्वालामुखी उद्गार है, भूकंप है, और उल्का पिंड है ना। तो ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप तरंगे और उल्का पिंड। तो प्राकृतिक में आप कह देंगे ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है। उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या बोलते, एस्टेरॉइड्स है ना, उल्का पिंड, उल्का पिंड, उल्का पिंड हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा, एस्टेरॉइड हो जाएगा, एस्टेरॉइड कल बताया था। मतलब ऐसा माना जाता है कि जिस जिस पदार्थ से एस्टेरॉइड बने हैं उसी पदार्थ से हमारी पृथ्वी बनी है, ठीक है ना, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो एक तो उल्का पिंड हो गया, एक सिस्मिक वेव्स हो गई, मतलब भूकंपीय तरंगे हो गई, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे हो गई, तरंगे हो गई, सिस्मिक वेव्स हो गई, सिस्मिक वेव्स हो गई, सिस्मिक वेव्स हो गई, ठीक है। और एक हमारा ये मैग्मा हो गया, लावा, लावा, ये भी नेचुरल सोर्स आएगा। अब आप ये मत करना सर लावा को यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, तो ये शामिल हो सकते हैं ना, क्योंकि ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी। अप्राकृतिक में आप देखोगे तो टेम्परेचर है, तापमान है, तापमान है, तापमान है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, घनत्व है, घनत्व है, डेंसिटी, घनत्व है, दबाव है, प्रेशर है, प्रेशर है,
तो ये कुल मिलाकर के आपके 3 सोर्स आ गए किसमें, तो 3 सोर्स आ गए बच्चा, 3 आ गए किसमें, ये आ गए प्राकृतिक में। जल्दी फटाफट इसको एक बार लिख दो, जल्दी से इसको लिख दो एक बार, जल्दी से इसको एक बार लिखो, थोड़ा स्पीड के साथ में लिख दो। ये हमारे हैं नेचुरल और नॉन नेचुरल, ठीक है, इसको लिख दो। फिजिक्स वाला किसके में ओपन हुआ, वो सब तुम बाद में कर लेना, अभी तुम लोग इस पर ध्यान दो भैया ना, मतलब ये आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको फोकस करो ना। कैमरा में वो आता है ना, कैमरा मैन इधर फोकस करो ना, अभी तुम सारे बच्चा लोग इधर फोकस करो, ठीक है, अभी तुम लोग इस पर फोकस करो, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी जानकारी लो अब आप। अच्छा टॉपिक है ये, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं हर वर्ष ही रहती हैं और पूछता भी है, पता ही होगा आपको इस बारे में, तो नहीं पता है तो आप जानकारी रखो इस चीज़ की, हर वर्ष पूछता है। चलो लिख लिया होगा सबने। चलो अब आगे चलें, अब चलते हैं माइनिंग। दुनिया में सबसे गहरी ड्रिलिंग जो की गई है वो कोला प्रायद्वीप में की है, रसिया ने, है ना। लगभग 12 से 13 किलोमीटर जो है वो गहरा गड्ढा खोदा है, और उसमें रॉक्स की स्टडी की है, नीचे जो रॉक्स निकलती हैं, एक ऐसा पॉइंट आ गया उसके बाद में आप ड्रिलिंग कर ही नहीं पाओगे, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, आप अगर उसमें कुछ डालोगे तो पिघल जाएगा, गल जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये कहोगे कि खनन जो है या माइनिंग जो है, ये दुनिया में सबसे गहरी ड्रिलिंग कोला पेनिनसुला है, रसिया का जो आर्कटिक ओशियन की तरफ है, वहाँ सबसे गहरी माइनिंग आज तक की गई है, ठीक है ना। लगभग 12 किलोमीटर गहरी माइनिंग इसने की है, ठीक है ना। तो ये आप लिखो। लिखो इसमें, इसमें लिखो आप, विश्व में अभी तक सबसे गहरी ड्रिलिंग, विश्व में सबसे गहरी खुदाई आप कह दो इसको, सबसे गहरी खुदाई, सबसे गहरी खुदाई, ये कोला प्रायद्वीप क्षेत्र में रूस द्वारा की गई है, रूस के कोला प्रायद्वीप में की गई है, रूस के कोला प्रायद्वीप में की गई है, में की गई है, की गई है ना, ठीक है। ये कितनी है, 12 किलोमीटर। डीपेस्ट ड्रिलिंग इज डन इन द कोला पेनिनसुलर रीजन इन रसिया, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख दो, यहाँ जगह नहीं है लिखने की, इंग्लिश वाले लिख दो, 12 किलोमीटर। कोला प्रायद्वीप कहाँ पर है, रूस में, रसिया में, ये रसिया के अंदर की गई है, ठीक है। सबसे गहरी ड्रिलिंग यहाँ पर की गई है। देखो, उल्का पिंड भी जानकारी देते हैं, भूकंपी तरंगे भी जानकारी देते हैं, लावा भी, लावा का अध्ययन करते हैं, लावा जब आता है तो, है ना, किस तरीके क्या क्या चीजें उसके अंदर मिलेंगी। टेम्परेचर, जैसे जैसे नीचे चलते हैं वैसे वैसे लगातार टेम्परेचर, डेंसिटी और दबाव तीनों बढ़ते हैं, है ना, गहराई के साथ तीनों बढ़ते हैं, ठीक है। तो गहराई में चलने पर तीनों में क्या होगा, इंक्रीज होंगे, तीनों बढ़ते जाएंगे ना। तो तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, डेंसिटी में क्या पड़ेगा, बढ़ेगी, और प्रेशर में क्या पड़ेगा, तो बढ़ेगी, है ना। तो गहराई के साथ तीनों ही क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं ना। आप इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि बढ़ती गहराई के अनुसार, बढ़ती गहराई के अनुसार, बढ़ती गहराई के अनुसार, के अनुसार तापमान, तापमान टेम्परेचर, ठीक है, घनत्व व दबाव में, दबाव
तीनों में वृद्धि होती है, तीनों में वृद्धि होती है, तीनों में वृद्धि होती है ना। तो आप कहोगे ऑल थ्री फैक्टर, बाय गुड मॉर्निंग, ऑल थ्री फैक्टर्स, ऑल थ्री फैक्टर्स, टेम्परेचर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ, विद द डेप्थ, विद द डेप्थ। ठीक है, एक बात स्टार मार्क करके लिख दो इसमें, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, बढ़ता है ना। तो आप कहोगे टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड विथ each 32 मीटर डेप्थ। ठीक है, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये लिख दो, एक लिख दो, पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी है, वो एवरेज डेंसिटी कितनी है, 5.5 ग्राम है ना। पृथ्वी की औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व, क्लास कितने बजे मेरी, 12 से है ना, 12 से कब तक, 1:15। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। तो एवरेज, एवरेज डेंसिटी इज फाउंड 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द अर्थ, है ना। ये लो जी, ये हो गई बात आपकी, ये हो गई बात आपकी यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक बात हो गई, समझ में आया। बातों में लगे रहते हो। ईमेल गलत हो गई, ईमेल नहीं डाला, जीमेल हो गया। ना भाई ना, बातें नहीं प्लीज, है ना, प्लीज बातें नहीं। ये बताओ, ये सब समझ में आया कि नहीं आया। एक तो ये इसके इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है अर्थ के इंटीरियर की, एक बात। और दूसरी बात ये है कि, दूसरी बात ये है कि एक सबसे गहरा जो ड्रिलिंग है वो कोला पेनिसुला में हुआ है, और एक नीचे चलते हैं तापमान इतना बढ़ता है, मतलब इंटीरियर तक नहीं बढ़ता है, मतलब सेंटर तक इतना नहीं बढ़ता है, उसकी फिर इसके बढ़ने की जो वो होती है ना रेट, वो डाउन हो जाती है ना, फिर 32 मीटर पर नहीं बढ़ेगा। ये लगभग लगभग 410 मीटर की गहराई तक बढ़ता है ना। ठीक है, तो ये लगभग 410 किलोमीटर की गहराई तक ऐसा होता है। ठीक है, 410 किलोमीटर की गहराई तक इतनी स्पीड से बढ़ता है, 10 मीटर, 410, 410 किलोमीटर तक कितना बढ़ता है ना, तक। ठीक है ना, लगभग लगभग, नहीं 410 नहीं भाई,
ना, डेटा सही नहीं है ये। हाँ, लगभग 400 किलोमीटर तक ये स्पीड से गिरेगा, सही बात है ना। लगभग 400 तक ये इतने स्पीड से गिरेगा, फिर इसके डाउन हो जाएगी, है ना। फिर डाउन डाउन डाउन, और फिर 5,000 के बाद में फिर ये स्टेबल हो जाता है, एक फिक्स टेम्परेचर हो जाता है, उसके बाद फिर इंक्रीज नहीं करता है। आंतरिक भाग में लगभग लगभग ये चला जाता है कितना, तो ये लगभग 5,000 से 7,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है ना। लिख लिया सबने? सबने लिखा? सबने लिखा होगा ना। आगे चलें? आगे देखो एक बार, अब आगे चलते हैं। हम एक टॉपिक पर स्टडी करते हैं, और ये करते हैं भूकंपीय तरंगे, है ना। तो आप सिस्मिक वेव्स आप लिखो, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, कि भूकंपीय तरंगे किस प्रकार से जानकारी देती हैं। भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स, ये हमें कैसे जानकारी देंगी, इस पर आप आ जाओ। सिस्मिक वेव्स, ये 3 प्रकार की तरंगे आपकी होंगी। एक तो पी तरंग होगी, एक आपकी एस तरंग होगी, है ना। ये दो ही जानकारी देती है, एक तो पी जानकारी देती है, एक तो पी और एक एस, दो ही इंपॉर्टेंट है ना। एल तरंग को तो फिर अपने वो जब अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ लेंगे, ठीक है। एल तरंग, ये हमें जानकारी देंगे, एक तो पी देगी और एक एस, क्योंकि ये दोनों ही पृथ्वी के अंदर चलती हैं, ये तो धरातल के ऊपर चलती है, जिसकी जानकारी तो हमें ऑलरेडी है। धरातल पर जो चल रही है वो तो है ही, हमें पता ही है। लेकिन अरे यार, तुम क्यों फालतू बकवास कर रहे हो। इधर ध्यान दो ना इसके ऊपर, इसको फोकस करो पूरा ढंग से, नहीं ना समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा हो क्या रहा है ना। देखो बेटा, ध्यान दो एक बार। पी तरंग और एस तरंग, ठीक है। पी तरंग और एस तरंग, पी तरंग की अगर मैं बात करूं, तो ये जो तरंग होती है ना, ये तरंग होती है, ये तरंग आपकी, हमेशा ध्यान रखना, ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और ये हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ क्यों कहते हैं इसको, अनुप्रस्थ इसलिए होती है क्योंकि ये मूवमेंट, इसका देखना पड़ेगा आपको, मूवमेंट कैसे करती है, मूवमेंट कैसे करती है, एक बार समझो। ये तरंग गति करती है, इसमें कणों का जो कंपन होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से, ये कण इस पर धक्का, ये कण इस पर धक्का, ये कण इस पर धक्का, है ना, ऐसे धकेलते हैं एक दूसरे को आगे। कणों में कंपन ऐसे होता है, तो कणों में कंपन, जो कंपन होगा वो ऐसे होगा, कंपन की दिशा इस तरीके से होगी। और इसमें जो कण होंगे ना, उनमें उनमें इस तरीके से गति होगी कणों में, इस तरीके से, ठीक है ना। और इसमें जो कणों का कंपन होगा वो लंबवत तरीके से होगा, कणों का कंपन ऐसे होगा, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, जल्दी से एक बार इसको लिखो ऐसे ही, एज इट।
ऐसे ही लिखो, जैजिट लिखो इसको, फिर इसके बारे में और बातें लिखते हैं। इसके बारे में और लिखते हैं, पी के बारे में और एस के बारे में। पी और एस, फिर इसका जो भूकंपीय क्षेत्र पढ़ते हैं, है ना, इसमें थोड़ा ऊपर में जानकारी लिख देंगे इसके बारे में। तीनों माध्यमों से गति करती हैं, सभी माध्यमों से गुजरती हैं। माध्यमों, सभी माध्यमों से, है ना, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, इस कोई भी माध्यम हो, उन सब से ही जाएंगी, है ना, उन सब से जाएंगी, उन सब से जाएंगी, ठीक है, सभी से जाती हैं, ठीक है। ऐसे इनकी दिशा ऐसे, एक कण दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरे चौथा, या मतलब इसको आप संपीड़न तरंग भी कह सकते हैं ना, कंप्रेशर, ऐसे होता है ना, कंप्रेशर, धक्का मारना तो क्या होता है, उसको कंप्रेस करना बोलते हैं, संपीड़न करना बोलते हैं। अभी मैं, तुम पूरा इसको पढ़ लोगे जब ना समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। अभी तुम आधे में चलते हुए और पूछोगे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये थोड़ी ना कोई बताएगा। इसको तुम पढ़ लो पहले पूरा, उसके बाद में बात करना कैसे पूछेगा। लिखा सबने, सभी माध्यमों से गुजरती, गुजरती है, गुजरती है ना, सभी माध्यमों से गुजरती। अनुप्रस्थ, जिनको ट्रांसवर्स बोलते हैं ना, ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। और इनको कौन सी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये केवल एक माध्यम से जाएगी, और ये केवल एक माध्यम ठोस माध्यम से गुजरेगी, केवल ठोस माध्यम से, केवल ठोस माध्यम से गुजरती, केवल ठोस माध्यम से गुजरती, केवल सॉलिड से, है ना, ये तीनों माध्यम से गुजरेगी, सभी माध्यमों से, मतलब ठोस, द्रव व गैस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये भी तो एक अवस्था है ना, तीनों से जाएगी ये, तीनों से गुजरेगी, इन सब से गुजरेगी। ये होंगी आपकी तरंगे, कौन सी, भूकंपीय तरंगे होंगी, ठीक है ना, ये भूकंपीय तरंगे होंगी। अब मैं इनको ना डायग्राम में समझाता हूँ, माध्यमों से गुजरने का मतलब क्या होता है। पी तरंग समझ गए, अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल होती है, या संपीड़न तरंगे भी होती है ना, संपीड़न तरंगे कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, ये संपीड़न तरंगे, कंप्रेशनल, 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 कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, है ना, संपीड़न तरंगे होती हैं ये, संपीड़न तरंगे। तो ये संपीड़न तरंगे होती हैं, ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ऐसे 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 मूवमेंट करती हैं, ये सीधी, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी की चौथी, चौथी की पांचवी। जैसे अगर एक स्प्रिंग लें अपने, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसका एग्जांपल बताता हूँ, देखो, इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, इसका सरल एग्जांपल, ये स्प्रिंग है कोई, है ना, ये कोई स्प्रिंग है ना, इसी तरीके से होती है स्प्रिंग। अब देखो, ये स्प्रिंग है कोई, स्प्रिंग है ये, राइट, ये स्प्रिंग है, इसको खींचो, इसको खींचो स्प्रिंग को, आप स्प्रिंग को जब खींचोगे, स्प्रिंग में ऐसे खिंचाव होगा, ये खिंचाव कर लिया आपने, खींच दिया,
अब इसको आप छोड़ दो, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, है ना। और अब इसको जब छोड़ोगे, जब इसको छोड़ खींच लिया, अब एकदम से इसको छोड़ा, तो कंपन ऐसे ऐसे होगा ना, या ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होगा, ऐसे ऐसे होगा। इस तरीके से जो आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके से ये मूवमेंट, स्प्रिंग को खींचा, छोड़ा, तो अब ऐसे ऐसे वो स्प्रिंग करेगी, ना कि ऐसे ऐसे करेगी। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देख लो, ये इस तरीके से होती है, कौन सी आपकी पी वेव्स मूवमेंट करती। और एक आप रबड़ ले लो, रबड़ ले लो, दो सिरे पर खींच दो रबर को, है ना, पी वेव्स, पी इस तरीके से मूवमेंट करती है ना, ऐसे। और एक रबड़ ले लो आपने, रबड़ ले लिया, और रबड़ लेकर के, रबर आपने ले लिया, रबर ले लिया, और आपने इस रबर को है ना ऐसे पकड़ा, और पकड़ के खींचा, फिर छोड़ा। अब ये जब आप छोड़ोगे ना, तो ये रबर ऐसे 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 मूवमेंट करेगा, रबर ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा। रबर पकड़ के बांध लिया, ऐसे पकड़ खींचा, खींच के छोड़ दिया, ऐसे मूवमेंट करेगा। तो ये मूवमेंट जो होगा, ये किसका होगा, एस वेव्स का होगा। ये मूवमेंट जो होगा एस वेव का होगा। अब इसके ना, इसके जो है भूकंप छाया क्षेत्र होता है ना, तो एक शैडो जोन होते हैं, जहाँ पर तरंगे कहाँ कहाँ पर नहीं मिलती है ना। तो एक एस तरंग का भूकंप तरंगों का जो क्षेत्र बनाएंगे, है ना, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र बनाएंगे। और एक आपका बनाएंगे पी का, और एक एस का, दो का। ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ पर ये तरंगे आती हैं, कहाँ प्राप्त नहीं होती। तुम्हें कैसा लगेगा यदि यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए, तो तुम्हें, तुम कैसे मानोगे बताओ। तुम्हें कैसा लगेगा एक बार बताओ, तुम्हें अगर अपने यहाँ से ब्लॉक कर दूँ एक दो बच्चों को। पागल बच्चों की तरह करते रहते हो। चलो तुम्हारी चैट बंद कर दी बस, अब तुम लिखते रहो, दिखेंगे नहीं तुम्हारी चैट, है ना। चलो, तो ये हो गई। अब अपने पढ़ते हैं अर्थक्विक शैडो जोन, है ना, अर्थक्विक वेव या सिस्मिक वेव शैडो जोन। तो पहले पी तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र लिखते हैं। पी तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र लिखते हैं, पी तरंगों का लिखते हैं ना, राइट। देखो एक बार ध्यान दो, यहाँ पर मान लो भूकंप उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। अब एक बात तुम अंडरस्टूड रखो, इस बात को, एक बात को समझ लो, कि ये हमारा अर्थ क्रस्ट है ना, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है। ये सबसे बाहर की तरफ क्या दिख रहा है आपको, अर्थ क्रस्ट दिख रहा है ना। भाई बाहर की तो तरफ कौन है, अर्थ का क्रस्ट है। अरे है कि नहीं अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट है ना, ये बाहर की तरफ क्रस्ट है। और मेंटल है ना, मेंटल, मेंटल का एक हिस्सा, एक मिनट में इसको सही ढंग से बनाता हूँ एक बार। एक बार मैं बनाता हूँ इसको, रुको तुम इसको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा भाई इस पर। ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये मेंटल के अंदर है ना,
याद करो एक बार, कैसा है, कैसा होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए बताओ, ये कैसा होना चाहिए बोलो, कैसा होना चाहिए ये होना चाहिए प्लाज्मा अवस्था में होना चाहिए ना। याद करो एक बार, इसको हमने कल बताया था कि ये कैसा है, ये एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, स्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल है, राइट, दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल है। और ये दुर्बलता मंडल है तो ये अगर दुर्बलता मंडल होगा बेटा, तो यहाँ पर जब अपनी एस वेव जाएंगी, यहाँ से मान लो कि ये यहाँ पर फोकस है, फोकस वह बिंदु होता है, फोकस वह बिंदु होता है, भूकंप मूल वह बिंदु है जहाँ से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, भूकंप मूल, ये भूकंप मूल है, ठीक है ना। तो यहाँ से वह बिंदु है यह, जहाँ से तुम्हारी तरंगे क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, है ना, ये उत्पन्न होती हैं पी तरंगे, अपने पी तरंगे पढ़ रहे हैं पहले। तो पी तरंगे ना, पी तरंगों के बारे में ये ध्यान रखना कि पी जो तरंगे हैं ना वो सभी माध्यमों से होकर गुजरती हैं। पी तरंगों की सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना कि पी तरंगे पासिस थ्रू ऑल मीडियम्स, है ना, एवरी मीडियम्स। देख लो एक बार, इसमें आप देखोगे तो ये हमारा कोर है, ये हमारा कोर है, ये कोर है, ठीक है। और कोर के अंदर जो है ना, कोर के अंदर का जो भाग है, एक बार इसको समझो आप और ध्यान से। तो कोर के अंदर जो है ना, कोर के अंदर ये जो भाग आएगा, ये कोर के अंदर का जो भाग है, कोर के अंदर का जो भाग है, कोर के अंदर का भाग, दो कोर है, एक आउटर कोर और एक कैसा है, इनर कोर। आपको ना थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा बेटा, इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। ये आपको मैंने कल समझाई है, ये सब चीजें, आउटर कोर इनर कोर, है ना, वो सब मैंने समझाया है। वो पहले इसलिए समझाया था ताकि इसको समझाने में आपके दिमाग में सेट रहे कि क्रस्ट ऊपर का सॉलिड है, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल का एक हिस्सा जिसकी गहराई 400 किलोमीटर तक है, 100 से 400 किलोमीटर है, वो जो पार्ट है वो पार्ट प्लाज्मा फॉर्म में है। और फिर उसके बाद में बच्चे आप जब देखोगे तो उसके बाद में आपका आता है कोर, कोर का एक आउटर कोर एक इनर कोर, इनर कोर इज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म बट आउटर कोर इज फाउंड इन प्लाज्मिक स्टेज, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मा अवस्था में मिलेगा, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मिलेगा, आउटर कोर किस स्टेट में मिलेगा, तो आउटर कोर मिलेगा प्लाज्मा, उसमें मिलेगा, ये आउटर कोर है ना, ये बेटा आउटर कोर है, ये आउटर कोर है, इसको मैं लिख देता हूँ आउटर कोर, आउटर कोर है ये, ठीक है, आउटर कोर है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बहुत सरल तरीके से समझा देता हूँ, है ना, मतलब हो सकता है गलत लगता हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आसान तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पहले क्या समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो तरंगे हैं ये हमारी वेव्स हैं, और ये वेव्स है ना इस तरीके से जब आपकी चल रही होती हैं, तो इस तरीके से भी पी वेव्स हैं, ये सब पी वेव्स हम बना रहे हैं। तो ये पी वेव्स है ना, जब थोड़ी सी इधर एंटर करेंगी तो ये थोड़ी सी क्या होंगी, माध्यम जैसे ही परिवर्तन होगा तो थोड़ी सी ये डाइवर्ट होंगे, विचलित होंगे, ठीक है ना। फिर ये चलेंगी इस तरीके से आगे आएंगी, फिर ये इस तरीके से आएंगी आगे, ठीक है, फिर ये ऐसे चलेंगी, और फिर ये चलती हुई इस तरीके से आएंगी, ठीक है ना। फिर ये एंटर करती हैं, और ये एंटर करती हैं इस तरफ, और ये थोड़ी सी इसकी तरफ, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ इनमें झुकाव मिलता है, ठीक है ना, केंद्र की तरफ इनका झुकाव मिलता है, केंद्र की तरफ झुकाव मिलता है, ठीक है। और फिर ये एक आपकी सेंटर से इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र होगा ना, देखो यहाँ पर जब इसने एंटर किया तो ये निकल गई, लेकिन अगली वेव जो आई ना, वो अगली वेव इस तरफ डाइवर्ट होकर के इस तरफ आ गई। ये एक ऐसा जोन आएगा, ये एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहां पर हमें कोई भी प्रकार की भूकंपित तरंगे प्राप्त नहीं होंगी। ये एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहां पर कोई भी भूकंपित तरंग प्राप्त नहीं होगी। इसे कहते हैं पी तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र, है ना। तो आप सिस्मिक वेव शैडो जोन, सिस्मिक वेव शैडो जोन इसको अगर हम 0 डिग्री मान ली, इसको 180 मान ली, तो ये जो आता है ये 105 से 145 आता है ना।
ये आता है पी तरंगों का। पी, हाँ पी है ना, वेव कौन सी, पी वेव का आएगा, ठीक है ना। तो ये होगा पी तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र का भूकंपीय छाया क्षेत्र। पी तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र, ठीक है ना। पी तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र 103 से 143 या 105 से 145 आपको ही मिलेगा, ठीक है। 103 डिग्री से, और ये 145 डिग्री, 103 डिग्री से ये सामान्य रूप पर, मतलब 103 से 145 कोण जो बनेगा वहां पर कभी भी भूकंपीय तरंगे प्राप्त नहीं होंगी, पी वेव नहीं प्राप्त होंगी, ठीक है ना। पी वेव्स प्राप्त नहीं होंगे। चलो जल्दी से इसको बना लो, जल्दी से बना लो। इसको ना अपने ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको कोई और कलर में दिखा दो, लेकिन चलो ये ठीक है, ये दिखा दिया हमने है ना। यहाँ पर इसको बनाना है आपको, इसको जल्दी बनाओ, पी तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र। अब आज ना तुम्हारे पास में बहुत काम होगा, ठीक है। आज तुम्हारे पास में बहुत काम होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो कल पढ़ाया था उसको आज लिखना है, जो कल पढ़ाया था उसको आज लिखना है आपको ना। आज लिखना है उसको। अब इसके बाद में ना मैं अब क्लास जैसे ऑफ कर रहा हूँ उसके बाद में मैं आपको कह दूंगा कि बाकी जो पढ़ाया हुआ है उसको लिख लेना बेटा। अब तुम लिखते रहना फिर इसको ना, आराम से लिखना फिर, ठीक है। आराम से लिखना फिर उसको। अरे भाई इसमें ना कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, इसमें आप डायग्राम में आप वैसे ही समझ जाओगे, ठीक है। हो गया सबका, हो गया। ये हो गया होगा सबका, ठीक है। चलो तुम बनाते रहना एक बार ना इसको। देखो अब अपने पढ़ते हैं एस का बेटा, है ना, एस का पढ़ते हैं। एस तरंगे, अब तुम इसको ध्यान दो एक बार। और अब जो है 103 से 145 ना, अब ये 145 से लेकर 103 से लेकर के और 103। देखो ध्यान दो बच्चे, 103
अब देखो हमें पता है ना कि एस जो वेव्स होती है ना, एस वेव, ये हमेशा ध्यान रखना कि एस वेव केवल ठोस माध्यम से, ओनली थ्रू द सॉलिड सॉलिड मीडियम, है ना। तो एस में हमने लिखा था केवल ठोस माध्यम से, तो केवल ठोस से जाएंगी। जैसे ही द्रव या प्लाज्मा अवस्था आती है, ये प्लाज्मा जैसे शुरू होता है, उसके बाद ये वेव्स क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इसके बाद ये गति करेंगे ही नहीं, तो ये यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एस जो वेव्स होंगी, उनका जो वो होगा, उनका वो कहाँ पर होगा, एस वेव्स कहाँ पर मिलेंगे आपकी, एस वेव्स आपकी मिलेंगी कहाँ पर, तो एस वेव्स आपकी मिलेंगी कहाँ पर, एस वेव्स आपकी मिल जाएंगी कहाँ पर, तो देख लो ना। तो ये एस वेव जो है ना, 103 से लेकर के कितना, 103, 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री, तो यहाँ से लेकर के 103 डिग्री से, और ये पूरा 103 डिग्री, ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र, एस तरंगों का छाया क्षेत्र। अब जो कल जो था बेटा, उसको ध्यान दे लो एक बार। तो उसको जो कल जो आपने लिखा था ना, उस कल जो पढ़ा था, उस कल वाले को बढ़िया आराम से प्यार से बैठना, और एज इट जैसे आपको पढ़ाया था वैसे उतार देना। अगली क्लास जब हमारी होगी तो फिर मैं क्रस्ट कोर इन सब के बारे में आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। क्रस्ट के बारे में, कोर के बारे में, मेंटल के बारे में मैं लिखवा दूंगा। तो ये जो है आपका एस तरंगों का छाया क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बना लेना आराम से। चलिए, थैंक यू सो मच। कल वाला लिखना है जोंक का त्यो, इसके आगे कल वाला लिखना शुरू कर देना, ठीक है ना। कल वाला इसके आगे लिखना शुरू कर देना, ठीक है। थैंक यू।